नमस्कार। शक्ति, इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ किसी पर हावी हो जाना, उसे जीत लेना ही शक्ति है? या फिर इसका कोई और, इससे भी गहरा मतलब हो सकता है? आज हम कर्मा नायक की किताब नायक के अंदर छिपे एक बहुत ही दमदार, एक प्राचीन दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दर्शन जो इतिहास और ताकत को लेकर हमारी पूरी समझ को, आप कह सकते हैं, हिलाकर रख देता है। और यही वो सवाल है जो इस किताब के बिल्कुल दिल में है, उसके केंद्र में है। और यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार भी बनेगा। मतलब शक्ति का असली मकसद क्या है? एक भक्षक की तरह सब कुछ तबाह कर देना, या फिर एक रक्षक बनकर हर चीज को बचाना, उसका संरक्षण करना? तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम शक्ति के 2 बिल्कुल अलग-अलग दर्शनों को समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे इतिहास को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हम आज की दुनिया के उन अदृश्य जालों की बात करेंगे जिनमें हम सब फंसे हुए हैं। और आखिर में हम लेखक के बताए रास्ते यानी मानसिक उलगुलान को जानेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। किताब ये कहती है कि दुनिया में शक्ति के बस 2 ही मूल दर्शन हैं। एक है सिंह का दर्शन और दूसरा है गजनाग का। और इन दोनों के बीच की जो टक्कर है, जो संघर्ष है, वही इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। इन दोनों दर्शनों को समझने के लिए हमें इनके प्रतीकों को देखना होगा। देखिए, एक तरफ है सिंह का दर्शन। ये दर्शन है अहंकार का, विनाश का, डर फैलाकर राज करने का। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है गजनाग का दर्शन। ये दर्शन है सृजन का, संरक्षण का और करुणा के साथ नेतृत्व करने का। मतलब एक अगर भक्षक है तो दूसरा रक्षक। तो रक्षक दर्शन का पहला प्रतीक है गज, यानी हाथी। अब जरा सोचिए, लेखक कहते हैं कि हाथी ताकत में शेर से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो शिकारी नहीं है, वो जंगल का माली है। उसकी असली ताकत किसी को मारने में नहीं, बल्कि जंगल को बचाने में, उसे सींचने में है। ये प्रतीक है सामूहिक शक्ति और करुणा। और फिर आता है दूसरा प्रतीक, नाग यानी सांप। नाग प्रतीक है जमीन से जुड़े रहने का, गहरी सतर्कता का और आत्मनियंत्रण का। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जहां शेर की ताकत बाहर की तरफ विध्वंस करती है, वहीं नाग की शक्ति अंदर की तरफ एक जागृति लेकर आती है। और जब हाथी की वो विशाल सामूहिक शक्ति और नाग की वो तेज सूक्ष्म बुद्धि, ये दोनों एक हो जाती हैं, तब बनता है गणेश का आदर्श रूप। और यही गज-नाग दर्शन का पूरा सार है। इस फिलॉसफी के हिसाब से असली नायक वो नहीं है जो मुसीबतें खड़ी करे, बल्कि वो है जो मुसीबतों को, बाधाओं को दूर करे, मतलब एक सच्चा विघ्नहर्ता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये रक्षक दर्शन इतना पावरफुल है, तो फिर आज ये मेन स्ट्रीम में, हमारी सोच में क्यों नहीं है? किताब के मुताबिक इसकी वजह है एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश। एक ऐसी साजिश जिसमें हमारे अतीत को, हमारे इतिहास को ही हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस बारे में लेखक की एक बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चोरी धन दौलत की नहीं हुई, सबसे बड़ी चोरी तो हमारे इतिहास की हुई। एक ऐसी चोरी जिसने रक्षक संस्कृतियों को उनकी अपनी जड़ों से ही काट कर अलग कर दिया। तो सवाल है, ये चोरी हुई कैसे? किताब बताती है कि ये एक दो नहीं, बल्कि कई लेवल पर हुआ। रक्षक संस्कृतियों पर पिछड़ा होने का ठप्पा लगा दिया गया। उनकी कहानियों, उनके मौखिक इतिहास को मनगढ़ंत और काल्पनिक कहकर नकार दिया गया। और सच किसे माना गया? सिर्फ उसे जो विजेताओं ने अपने दस्तावेजों में लिखा। और इस सबके पीछे मकसद सिर्फ एक था, लोगों के अंदर एक गहरी हीन भावना यानी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करना, जो धीरे धीरे मानसिक गुलामी बन जाए। चलिए अब देखते हैं कि लेखक इस पुरानी फिलॉसफी को आज की मॉडर्न दुनिया से कैसे जोड़ते हैं। उनके हिसाब से लड़ाई वही है, बस भक्षक के हथियार बदल गए हैं। और ये नए हथियार हैं आधुनिकता के अदृश्य जाल। किताब के अनुसार ये जो भक्षक दर्शन है, ये आज 5 आधुनिक जालों के जरिए काम कर रहा है। और ये एक तरह की पूरी यात्रा है जो शुरू होती है शिक्षा के मानसिक पिंजरे से, फिर डिजिटल दुनिया के चक्रव्यूह में फंसाती है, हमें बाजार का गुलाम बनाती है, न्याय के सिस्टम में थकाकर तोड़ देती है, और आखिर में विकास के नाम पर हमें हमारी ही जमीन से बेदखल कर देती है। अगर हम पहले जाल यानी शिक्षा की बात करें, तो किताब का तर्क बहुत साफ है। वो कहते हैं कि आज की शिक्षा का मकसद आज़ाद सोच वाले रक्षक बनाना है ही नहीं।
इसका मकसद है किसी सिस्टम या कंपनी के लिए काम करने वाले कुशल मजदूर तैयार करना। एक ऐसी शिक्षा जो इंसान को उसकी संस्कृति, उसकी जड़ों से ही काट देती है। अब बात करते हैं बाजार के जाल की, जो और भी ज्यादा चालाकी से बुना गया है। लेखक के मुताबिक ये 4 कदमों का एक पूरा चक्र है। पहला कदम, बाजार में मिलावटी चीजें उतारो ताकि लोग बीमार पड़े और नई नई जरूरतें पैदा हों। दूसरा कदम, जो पुराने आत्मनिर्भर तरीके हैं उन्हें आउटडेटेड बताकर खत्म कर दो। तीसरा कदम, अब जो समस्याएं आपने खुद पैदा की हैं उन्हीं के लिए महंगे महंगे इलाज बेचो। और चौथा और आखिरी कदम, लोगों को लोन और क्रेडिट के जाल में यानी कर्ज की आधुनिक जंजीरों में जकड़ लो। न्याय व्यवस्था पर भी किताब में एक बहुत तीखी बात कही गई है। लेखक कहते हैं, भक्षक का न्याय कागज का खेल है, रक्षक का न्याय सत्य का मामला था। मतलब जहां पारंपरिक न्याय सच पर टिका था, वहीं आज का न्याय सबूतों और कागजों का एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जो आम इंसान को ताकत देने के बजाय उसे दौड़ा दौड़ा के थका देता है। तो सवाल यह है कि इन सभी जालों के बीच, इन चुनौतियों के बीच क्या कोई रास्ता है बाहर निकलने का? किताब कहती है, बिल्कुल है। और उस रास्ते का नाम है मानसिक उलगुलान, जिसका सीधा सीधा मतलब है एक मानसिक क्रांति। अब ये मानसिक उलगुलान है क्या? देखिए, ये कोई बाहर जाकर लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। ये एक अंदर की क्रांति है। अपने मन के अंदर जो सालों से हीन भावना भर दी गई है, उससे आज़ादी पाने की लड़ाई। क्योंकि किताब का मानना है कि जब तक कोई इंसान मन से आज़ाद नहीं होता, तब तक सच्ची आज़ादी मिल ही नहीं सकती। तो फिर भविष्य का रास्ता कैसा होगा? ये गज-नाग दर्शन के 3 हिस्सों पर टिका है। पहला, गज शरीर, यानी हाथी की तरह मिलकर सामूहिक तौर पर अपनी आर्थिक और सामाजिक शक्ति बनाना। दूसरा, नाग मस्तिष्क, यानी सांप की तरह तेज दिमाग से आज के हथियारों जैसे टेक्नोलॉजी और कानून पर महारत हासिल करना। और तीसरा, गणेश दृष्टि, यानी इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर चलना। और लक्ष्य है एक रक्षक शासक बनना, ऐसा शासक जो किसी पर हावी न हो बल्कि सिस्टम में संतुलन लाए। और यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। किताब के मुताबिक इस पूरी क्रांति का मकसद ताकत छीनकर एक और भक्षक बनना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो संरक्षण और संतुलन के सिद्धांत पर चले। और आखिर में किताब हमें इस एक शक्तिशाली आह्वान के साथ छोड़ जाती है। उठो रक्षक, एक नई सुबह इंतजार कर रही है। ये सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का बुलावा है। और ये हमें वापस उसी पहले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, आज हमारे समय को एक भक्षक की ज्यादा जरूरत है या एक रक्षक की? फैसला हमें करना है।